सोचिए, एक मामूली सा गुमनाम नौजवान, वो भला कैसे इतिहास के सबसे खौफनाक दौर का चेहरा बन गया? ये सवाल आज भी दिमाग को सुन्न कर देता है। तो चलिए, आज इसी सवाल की परतों को खोलते हैं और इस खौफनाक सफर की तह तक चलते हैं। जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। एक तरफ एक नौजवान है जिसकी आंखों में एक आर्टिस्ट बनने का सपना है, और दूसरी तरफ वही चेहरा एक ऐसे बेरहम तानाशाह का है जिसके नाम से आज भी दुनिया कांपती है। ये बदलाव इतना जबरदस्त है कि यकीन करना भी मुश्किल लगता है। तो सवाल फिर से वहीं आकर खड़ा हो जाता है कि आखिर ये सब हुआ कैसे। एक नाकाम कलाकार से दुनिया के सबसे खूंखार और ताकतवर तानाशाह बनने का ये सफर आखिर उसने तय कैसे किया। चलिए, इस कहानी के रहस्यों को एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए, कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। ऑस्ट्रिया में हिटलर का बचपन बहुत ही साधारण था। मतलब उसकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं था जिसे खास कहा जा सके, सिवाय एक चीज के, ड्राइंग का जुनून। उसका बस एक ही सपना था, एक महान कलाकार बनना। सच कहूं तो स्कूल में उसका मन कभी लगा ही नहीं। टीचर्स मानते थे कि लड़का होशियार है, लेकिन उतना ही आलसी और अनुशासनहीन भी। उसके पिता का तो सपना था कि बेटा सरकारी अफसर बने, लेकिन उनकी अचानक मौत के बाद हिटलर आजाद हो गया। वो अपने सपनों के शहर वियना चला गया, एक आर्टिस्ट बनने। उसका बस एक ही सपना था, एक ही धुन थी, वियना एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स में एडमिशन लेना। लेकिन उसे एक बार नहीं, 2 बार बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया गया। ये उसकी जिंदगी में एक ऐसा झटका था जिसे वो कभी भूल नहीं पाया। उसने बाद में लिखा भी कि ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा पल था, एक ऐसा जख्म जो शायद कभी भरा ही नहीं। और यहीं से हमें हिटलर की सोच का एक बहुत जरूरी हिस्सा पता चलता है। उसने अपनी नाकामी को कभी माना ही नहीं। उसके लिए गलती हमेशा दूसरों की होती थी। यही सोच उसे वियना की सड़कों पर ले आई। वो बेघर हो गया और उसके दिल में समाज के लिए सिर्फ कड़वाहट और नफरत भरती चली गई। उसे अपनी सारी नाकामियों का ठेकरा फोड़ने के लिए एक दुश्मन चाहिए था, और वियना के यहूदी विरोधी अखबारों ने उसे वो दुश्मन थाली में परोसकर दे दिया। उस दौर में अखबारों में समाज की हर प्रॉब्लम के लिए यहूदियों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता था। हिटलर ने इस जहरीली सोच को पूरी तरह से पी लिया। आखिरकार उसे अपनी हर नाकामी के लिए कोसने को कोई मिल गया था। लेकिन फिर जिंदगी ने, या कहो कि इतिहास ने, एक ऐसा मोड़ लिया जिसने इस गुमनाम नौजवान को एक नया मकसद दे दिया। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और इसने हिटलर की जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आर्मी में जाना उसके लिए एक तरह का काया पलट था। जिस नाकाम आर्टिस्ट को कहीं कोई पहचान नहीं मिली थी, उसे अब आर्मी में अनुशासन, सम्मान और एक नई आइडेंटिटी मिली। वो एक बेहतरीन सिपाही बना। उसे बहादुरी के लिए आयरन क्रॉस मेडल भी मिला। और जब 1918 में जर्मनी ने सरेंडर कर दिया तो वो पूरी तरह से टूट गया। उसने कसम खा ली कि वो आर्मी कभी नहीं छोड़ेगा। उसके पॉलिटिकल करियर की कहानी भी बड़ी अजीब है। ये एक जासूसी मिशन से शुरू हुई। उसे म्यूनिक के एक बियर हॉल में एक छोटे से पॉलिटिकल ग्रुप पर नजर रखने के लिए भेजा गया था। वहां एक बहस चल रही थी और वो खुद को रोक नहीं पाया। वो मेज पर चढ़ा और ऐसा जोरदार, आग उगलने वाला भाषण दिया कि सब लोग उसे ही देखते रह गए। उस दिन उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है, उसकी आवाज। आर्मी में उसके एक ऑफिसर कार्ल मेयर ने उसके इस टैलेंट को पहचाना और उसे और निखारा। और यहीं हिटलर ने अपनी नफरत को एक, कह सकते हैं कि एक थ्योरी की शक्ल देनी शुरू कर दी। 1919 में लिखे एक खत में उसने पहली बार तर्कसंगत यहूदी विरोध जैसी बात कही, जिसका सीधा सा मतलब था यहूदियों का सफाया। भविष्य में होने वाले भयानक नरसंहार की नींव यहीं रखी जा रही थी। अब यहां से हिटलर का एक नया रूप सामने आता है। अब वो सिर्फ भड़काऊ भाषण देने वाला कोई नेता नहीं था, बल्कि वो एक तरह से पॉलिटिकल मार्केटिंग का मास्टर बनने वाला था। कुछ ऐसा जो उस वक्त की दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। तो उसका तरीका क्या था? इसे 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, अपनी इमेज बनाना, एकदम नाटकीय अंदाज, दमदार हाव भाव। दूसरा, एक पावरफुल सिंबल डिजाइन करना, स्वास्तिक का झंडा जो सबकी जुबान पर चढ़ जाए। और तीसरा और सबसे खतरनाक, तमाशा खड़ा करना, अपनी यूनिफॉर्म वाली सेना के जरिए हिंसा फैलाना, ताकि वो हमेशा खबरों में बना रहे। उस जमाने के नेताओं और हिटलर में जमीन आसमान का फर्क था। जहां बाकी नेता स्क्रिप्ट से बोरिंग किताबी भाषण पढ़ते थे, वहीं हिटलर स्टेज पर एक एक्टर की तरह परफॉर्म करता था। उसकी आवाज में गुस्सा होता था, नफरत होती थी और एक ऐसी आग होती थी जो भीड़ को अपने काबू में कर लेती थी।
उसने अपनी पार्टी को एक ब्रांड बना दिया, बिल्कुल एक मॉडर्न कंपनी की तरह। पार्टी का नाम बदला, आर्यों की सुपीरियरिटी दिखाने के लिए स्वास्तिक का लोगो चुना, बड़ी चालाकी से अपने दुश्मनों के झंडों से लाल और सफेद रंग चुराए और अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए मुसोलिनी की नकल करते हुए ब्राउन शर्ट आर्मी बना ली। 1923 में जब उसने तख्ता पलट की कोशिश की और वो बुरी तरह फेल हो गया, तो उसे एक बात समझ आ गई। उसे समझ आया कि सत्ता बंदूक के जोर पर नहीं बल्कि वोटों से मिलेगी। तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी। अब उसका मिशन था लोकतंत्र का इस्तेमाल करके ही लोकतंत्र को खत्म कर देना। और फिर आया 1929 का ग्रेट डिप्रेशन। इसने जर्मनी को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। अर्थव्यवस्था तबाह हो गई, लोग बेहाल थे और उनका पुरानी पार्टी से भरोसा उठ चुका था। यही वो मौका था जिसका हिटलर को इंतजार था। और देखिए, कुछ ही सालों में नाजी पार्टी का वोट 3% से उछलकर सीधे 33% पर पहुंच गया। बड़े बड़े उद्योगपतियों ने उसे पैसा दिया, उसकी रैलियों ने लोगों में जुनून भर दिया और आखिरकार 10 साल के लंबे संघर्ष के बाद वो दिन आ ही गया। 30 जनवरी 1933। वियना की सड़कों पर भटकने वाला वो नाकामयाब आर्टिस्ट, बेयर हॉल में भाषण देने वाला वो शख्स जर्मनी का चांसलर बन गया। और सत्ता में आने के बाद जो हुआ वो इंसानियत के इतिहास का सबसे काला पन्ना है। हिटलर के बर्बर राज में जो अपराध हुए, उसमें जर्मनी के बड़े बड़े उद्योगों ने भी उसका पूरा साथ दिया। और ये कहानी तो और भी ज्यादा खौफनाक है। इसका एक सबसे भयानक उदाहरण है IG फार्बेन नाम की एक बड़ी केमिकल कंपनी और SS के बीच हुआ एक सौदा। ये कोई आम सौदा नहीं था, ये इंसानी जिंदगियों का सौदा था। कंपनी ने ऑश्विट्स कॉन्सेंट्रेशन कैंप के कैदियों को गुलामों की तरह इस्तेमाल करके एक फैक्ट्री बनाने का ठेका लिया। ये एक ठंडा हिसाब किताब वाला सौदा था, जहां इंसानों की जान की कीमत बस कुछ सिक्के थी। नतीजा 25,000 जाने। 25,000 लोग एक ऐसी फैक्ट्री बनाने में मर गए जो कभी पूरी ही नहीं हुई। और जो कैदी काम करते करते कमजोर पड़ जाते थे, उन्हें बिना सोचे समझे सीधे गैस चेंबर में मौत के मुंह में धकेल दिया जाता था। लेकिन इस पूरी हैवानियत और तबाही के बीच भी इंसानियत की लौ बुझी नहीं। चार्ल्स पेरिन जैसे लोग जो इस नर्क से जिंदा बच निकले, उनके शब्द हिम्मत देते हैं। वो कहते हैं, मैं एक विजेता हूं, हारा हुआ नहीं। तो हिटलर के सत्ता में आने की ये पूरी कहानी, ये हमें क्या सिखाती है? एक शख्स के जुनून और नफरत ने कैसे पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया, ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है। सत्ता तक पहुंचने का ये खतरनाक रास्ता हमें क्या सबक देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा जरूरी रहेगा, जो हमें याद दिलाता रहेगा कि नफरत और कट्टरता की राजनीति दुनिया को किस अंधेरे में ले जा सकती है।